धोरण 6 यानी कि स्टैंडर्ड 6 सेकेंड सेमेस्टर की किताब सामाजिक विज्ञान एसएस इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। शीर्षक यानी कि टाइटल है गुजरातनी आबोहवा अने कुदरती संसाधनों। यहाँ पर हमें इस पार्ट में दो चीज़ों को समझना है और मैं ये समझता हूँ कि हम छठी क्लास में पढ़ते हैं तो इनमें लिखी इस पाठ में लिखी काफ़ी सारी चीज़ें हम जानते हैं। जैसे सबसे पहली ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर मुख्य 3 ऋतु होय छे, यानी 3 ऋतु हैं हमारे पास। एक शियाळो, उनाळो, चौमासो, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं। ये चीज़ भी हम बखूबी समझते हैं कि उनाळो यानी कि समर में गर्मी लगती है, शियाळो यानी कि विंटर में ठंड लगती है, और मानसून यानी कि वर्षा ऋतु यानी कि चौमासु उसमें बरसात होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, करनी नहीं है। याद क्या रखना है, आबोहवा किसे कहते हैं। तो इसकी एक लाइन की छोटी सी व्याख्या है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पाठ में भी आपको मिलेगी, 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये सवाल हो कि आबोहवा एटले शुं। तो कोईपण जग्या के स्थळनी हवामां रहेला तापमान अने भेजनी लांबा गाळानी स्थितिने आबोहवा कहे छे। तो बस आपको इतनी छोटी सी लाइन याद करनी है। एक और चीज़ है कि हमको ये चीज़ समझनी है कि अपना गुजरातनी आबोहवामां वैविध्य छे, यानी अलगपन है। जैसे कि आप ये देखोगे कि उनाळामां यानी कि समर में, गर्मी के दिनों में हवाएं जो होती है वो गर्म होती है, और शियाळो यानी कि ठंडी यानी कि विंटर, उसमें हवा भी ठंडी होती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं। एक और चीज़ हमको यहाँ पर जाननी है कि गुजरातनी आबोहवानी लाक्षणिकताओं, मीन्स कि कब ठंडी होती है, कब गर्मी पड़ती है और कब बरसात शुरू होती है। वैसे तो दोस्तों अभी ग्लोबल वार्मिंग जो आ चुका है, हो चुका है, और क्योंकि हम बहुत सारे पेड़ पौधे काट चुके हैं, हम लोग नए पेड़ उगाना भी नहीं चाहते या नहीं जानते या उगाते नहीं हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी जो समस्याएँ हैं, औद्योगिकरण, तो ये सब चीज़ों के हिसाब से जो अब ऋतुएँ हैं वो अब पहले जैसी नहीं रही। अब कभी भी आपको देखोगे तो बरसात कभी भी हो जाती है, कभी भी ठंड बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ें, ये समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, और गर्मी भी इतनी हद तक पड़ती है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें चक्कर भी आने लगते हैं, हम घर पर ही रहना पसंद करते हैं। तो हमें लेकिन फिर भी ये चीज़ याद रखनी होगी कि कुदरत की तरफ से जो हमें साइकिल मिली थी, यानी जो प्रोसेस का जो मेन जो टाइम मिला था, जो फिक्स टाइम, वो टाइम हमें याद रखना है। जैसे कि शियाळो तो ठंड डिसेम्बर थी फेब्रुआरी, उनाळो यानी कि गर्मी मार्च थी मई सुधी, फिर चौमासु यानी कि जो बरसात है जून थी सितंबर सुधी। तो इन महीनों के अंदर ही, और इतने महीनों के अंदर ही ये जो ऋतुएं मैंने बताई वो होती है नॉर्मली। इसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आबोहवानी मानव जीवन पर थती असरों। अब जैसे जैसे ऋतुएं चेंज होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे कपड़ों में तब्दीलियाँ आएगी, हमारे खान पान में चेंज आएगा। जैसे कि कुछ सब्जियां जो आपको विंटर में नहीं मिलेगी वो समर में मिलेगी, जो चीज़ आपको समर में नहीं मिलेगी वो चीज़ आपको मानसून में मिलेगी। और हमारे कपड़ों में भी तब्दीलियाँ आएगी, जैसे कि उनाळामां सुतराउ कापड़ना वस्त्रों पहरीए छे, यानी बिल्कुल हल्के फुल्के ढीले ढाले से कपड़े हम पहनते हैं ताकि हमको गर्मी ना लगे या कम लगे। फिर जैसे बरसात शुरू हो जाती है तो छतरी और रेनकोट हम लोग अपना लेते हैं। शियाळो तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि स्वेटर, जैकेट वगैरह, हम लोग मफलर वगैरह, टोपा वोपा पहन लेते हैं, तो इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो फल फूल सब्जियां हैं उस पर भी तब्दीलियाँ आती है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि जैसे शियाळामां यानी कि आपको विंटर में बोर यानी कि बेर खाने को मिलेंगे, फिर जामफल यानी कि अमरूद, और इसी तरह से उनाळामां यानी कि समर में आपको केरी यानी कि आम, और चौमासा यानी कि मानसून में आप लोग जामू यानी जामुन खाते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऋतुओं के हिसाब से चेंज होती है। अब इसका जो दूसरा जो पॉइंट है वो है कुदरती संसाधनों। अब कुदरती संसाधन मतलब क्या, तो આપણે રહેવા માટે ઘર બનાવીએ, પહેરવા ઓઢવા વસ્ત્ર ખરીદીએ, ये આપણે पैदा करेली संपत्ति है, यानी ये सब संपत्ति हमारी है, हमने ढूंढी है, हमने बनाई है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो कुदरत ने दी है, और कुदरत के अलावा और कोई दे नहीं सकता। हम खुद पैदा नहीं कर सकते, हम खुद बना नहीं सकते, हम कहीं ढूंढ नहीं सकते, सोच संशोधन भी नहीं कर सकते।
यहाँ पर કુદરતી આપેલા એ સંસાધનને કુદરતી સંસાધન કહે છે, यानी कुदरत के द्वारा जो चीज़ें हमें मिली है उसे कुदरती संसाधन कहते हैं। तो दरेक राज्यના आर्थिक विकासનો मुख्य आधार राज्यમાં રહેલી कुदरती संपत्ति है, यानी किस राज्य में कौन सी और कितनी कुदरती संपत्ति है उस पर उस राज्य का आर्थिक विकास आर्थिक आधार है। तो कुदरत ने हमें क्या दिया है, कुदरती संसाधन हम किसे कह सकते हैं? तो नदी, सरोवर, हवा, सूर्य प्रकाश, जंगलों, प्राणियों, पंखियों, पहाड़ों, खीणों, खनिजों, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये तो हम जानते ही हैं, और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ये चीज़, ये बात हमको सीखनी होगी, समझनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि अगर ये कुदरती संसाधन ना होते तो हम कैसे जीते? दोस्तों हम जी ही नहीं पाते। एक और चीज़ है कि जड़ संसाधन, जड़ यानी पानी। तो गुजरात में जड़ संसाधनों में नदियों, सरोवरों, कुआ, वाव, झरना, तड़ावों, सागरों, ये सब पानी के स्रोत हैं। तो ये सब चीज़ों का समावेश होता है। यहाँ पर गुजरात में ये सारी नदियों के नाम आपको याद रखने हैं कि बनास, सरस्वती, रूपेण, मेश्वो, साबरमती, वात्रक, मही, विश्वामित्री, ठाठर, नर्मदा, कीम, तापी, पूर्णा, कावेरी, गंगावती, भूखी, आजी, भादर, शत्रुंजी, मच्छू, ये सारी नदियाँ बहती हैं और हमने तो आज तक इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, कहीं पढ़े भी नहीं होंगे। इस पार्ट में आए हैं तो हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके बाद भी आप लोग भूल जाओगे। दोस्तों किसी भी चीज़ को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रहना है, हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि गुजरात की नदियाँ कौन कौन सी हैं, गुजरात में कौन सी नदियाँ बहती हैं। और इसके अलावा उत्तर गुजरात की बात करें तो बनास, सरस्वती, रूपेण, आ ત્રણેય નદીઓ કચ્છના નાના રણમાં જ સમાઈ જાય છે, એટલે તેને અંતસ્થ નદીઓ કહેવાય છે। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज़ है इस पार्ट में, दो बॉक्स है ब्लू कलर के, શું તમે ગુજરાતની સિંચાઈ યોજનાના નામ જાણો છો? कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, तापी नदी, उकाई योजना, काकरापार योजना। वो आपको एग्ज़ाम के लिए तो याद नहीं करना है, लेकिन वैसे आपको याद रखना है क्योंकि हमें पता होना चाहिए। एक दूसरा बॉक्स है जिसमें लिखा है શું તમે ગુજરાતના સરોવરો વિશે જાણો છો? तो कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, कुछ नाम दिए हैं, कच्छ जिल्लो नारायण सरोवर, वडोदरा जिल्लो आजवा सरोवर। तो एग्ज़ाम के लिए आप याद आपको नहीं करना है, लेकिन वैसे आपको याद तो रखना ही होगा। यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, जड़ संसाधनનું महत्व। पानी कितना ज़रूरी है हम और आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम अब छोटे तो रहे नहीं है, 6ठी क्लास में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नदियों, सरोवरों, कुआओं આપણને खेती અને પીવા માટે પાણી પૂરું પાડે છે। कोई भी लाइफ की ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर हमको पानी की ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पानी वेस्ट करते हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना, ब्रश करना, ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ साथ पानी वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि चालू पानी में ये सारे काम हम लोग करते हैं। और जितना पानी आप इस्तेमाल करोगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, उतना वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। और पानी अगर आप वेस्ट करते हो तो प्लीज़ 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 बंद कर देना। दूसरी एक चीज़ आपको यहाँ समझनी है कि કેટલીક બારમાસી નદીઓ પર બંધ બાંધીને નહેરો અને પાઇપલાઇન द्वारा પાણીની તંગી હોય તેવા વિસ્તારોને પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે। यानी जहाँ जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर बंद और पाइपलाइन के जरिए पानी पहुँचाया जाता है। एक और चीज़ है, विशाल दरिया किनारे आवेला बंदरों, बंदर यानी जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, खाली होते हैं। तो मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग यानी जो मछली का जो उद्योग चलता है, मछलियाँ पकड़ना, बेचना, वहां के जहाज़ बनावानो અને भांगवानो उद्योग। तो जहाज़ जहाँ पर आते हैं, जो टूटते हैं, और उनमें से जो चीज़ें जो होती है वो बिकती है। जैसे आप भावनगर साइड चले जाओ, वहाँ पर अलंग है। तो अलंग एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको बहुत सारे जहाज़ देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जहाज़ टूटते हैं और जहाज़ की सारी चीज़ें बिकती है। फिर मीठा उद्योग यानी नमक, सौराष्ट्र की ओर चले जाओ, भावनगर, महुआ, उस तरफ आप चले जाओ तो वहाँ पर आपको नमक देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ है कि કચ્છના અખાતમાં જામનગર જિલ્લાના પિરોટન ટાપુ પાસેથી મોતી આપતી ઓયસ્ટર છીપમાંથી મળતી કાલુ માછલી, ऑक्टोपस અને डॉल्फिन मछली જોવા મળે છે। तो ये भी आपको एग्ज़ाम के लिए याद करना है, सॉरी याद रखना है, करना नहीं है, इट्स माय मिस्टेक। दरिया किनारा नजीकના વિસ્તારો જેવા કે જામનગરમાં ઓખા અને લાંબા ખાતે એશિયાનું સૌથી મોટું વિન્ડ ફાર્મ આવેલું છે। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
તેમજ કચ્છના માંડવીમાં પવન ચક્કીઓ द्वारा विद्युत उत्पन्न કરવામાં આવે છે। आप सौराष्ट्र की तरफ चले जाओ जैसे भावनगर और इससे आगे तो आपको पवन चक्कियाँ देखने को मिलेगी। बड़े विशाल तरह के पंखे होंगे जो धीरे धीरे घूमते रहेंगे और इससे क्या होता है, इससे बिजली पैदा होती है। एक और मुद्दा हम देख लेते हैं कि ओखा અને વેરાવળ બંદરના દરિયાકાંઠે કિંમતી એવી વહેલ અને શાર્ક માછલી શિયાળામાં દરિયાકાંઠે આવતી હોય છે। बस तो इस वीडियो में हम इतना देखेंगे, आगे की जो बात है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।